दोस्तों, आज हम सब चर्चा करने वाले हैं 24 मई के करंट अफेयर के बारे में। 24 मई के करंट अफेयर के बारे में वीडियो पूरा देखें और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। देखते हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आपके लिए, ज़रूर क्या रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहले देखते हैं, पहला अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया। तो चलिए मैं आपको बता दूँ, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, चलने दो ना, ये क्या दिक्कत है। देखिए पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि हर साल 22 मई को यह दिवस क्यों मनाया जाता है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए। जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी। देखिए संसार में जैव विविधता है, इसको बचाने का प्रयास सबको करना चाहिए। क्या होती है जैव विविधता? हमारे आसपास के चारों ओर आसपास के पेड़ पौधे जीव जंतु सभी को एक साथ मिला दिया जाए तो इसे बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता कहते हैं। और जैव विविधता के संरक्षण के लिए ही हर साल 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा बायोडायवर्सिटी कहाँ है? तो अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में कभी आपने एक टापू का नाम सुना हो? इस टापू का नाम है मालागासी या मेडागास्कर भी कह सकते हो इसको। मेडागास्कर या मालागासी कहते हैं। और आप जानते हो ये जो मेडागास्कर टापू है, इस मेडागास्कर टापू में ही इसकी राजधानी अंतानारीवो है। संसार में सबसे ज़्यादा बायोडायवर्सिटी अफ्रीका के मेडागास्कर टापू में ही आपको मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ भारत में सबसे ज़्यादा बायोडायवर्सिटी कहाँ है, तो पश्चिमी घाट में है। और पश्चिमी घाट कहाँ है? ये केरल का तट है। केरल का ये तटवर्ती क्षेत्र जो है ये पश्चिमी घाट कहलाता है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडायवर्सिटी भारत के अंदर होती है। बायोडायवर्सिटी को लेकर कुछ हॉट स्पॉट भी बनाए गए हैं। जैसे पहला हॉट स्पॉट तो ये पश्चिमी घाट हो गया, दूसरा हॉट स्पॉट आपका हिमालय का तटवर्ती क्षेत्र, और तीसरा भी हॉट स्पॉट है सुंदरवन। तो ऐसे जैव विविधता के हॉट स्पॉट भी बनाए गए हैं। अच्छा, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। मैंने कहा ना, ढेर सारे जीव जंतु एक साथ जहाँ रहते हैं, पेड़ पौधे एक साथ रहते हैं, जिन्हें हम फ्लोरा और फोना कहते हैं। फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधे, फोना का मतलब होता है जीव जंतु। एक साथ जहाँ पर रहते हैं वो डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। ठीक, चलिए अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि बायोडाइवर्सिटी जो है, अगर मैं आपसे कहूँ कि बायोडायवर्सिटी का एक्ट कब आया था भारत में, तो सन 2002 में बायोडायवर्सिटी अधिनियम आया था, जहाँ पर जीव जंतुओं को बचाने का प्रयास किया जा रहा था। ये चीज़ आप याद रखना। क्लियर? बायोडायवर्सिटी का एक्ट आया था। अच्छा, 22 मई को ही एक और दिवस मनाया जाता है, लुप्त प्राय पक्षियों का दिवस। कई ऐसी क्रिटिकली रूप से इंडेंजर्ड जातियां हैं पक्षियों की जो विलुप्त हो रही हैं, उनके लिए भी मनाया जाता है 22 मई को ही लुप्त प्राय पक्षी प्रजाति दिवस। इसके अलावा 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, और 22 मई को तो हमने ये देख लिया जैव विविधता दिवस। अगला क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? चीन ने रूस के सहयोग से बहुत बड़ा नेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया है, जिनके नाम क्या है? तियानवान एंड सुदापू नाम के न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बनाए हैं। किसने? चीन ने। ये वास्तव में संभवतः चीन के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, जहां पर परमाणु विद्युत ऊर्जा बनने वाली है। इसमें सबसे बड़ा सहयोग रसिया ने दिया है, ये जरूर आप याद रखना। क्लियर? इसके अलावा मैं आपको बता दूं, चीन ने अभी अपना एक सैटेलाइट लॉन्च करा था चंद्रमा पर। उस सैटेलाइट का नाम आपको पता होगा शायद, तिहानवेन-2 था। और रसिया ने भी लूना 25 करके भी अपना चंद्रमा पर मिशन लॉन्च करा था। चीन की राजधानी बीजिंग है, रसिया की राजधानी आपको पता होगा मॉस्को है। अच्छा, रसिया की राजधानी जो मॉस्को है, इसे 5 सागरों का पत्तन कहते हैं। चूँकि जो रसिया की राजधानी मॉस्को है उसके चारों ओर 5 सागर हैं, खेत सागर, लडोगा सागर, काला सागर, भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर। तो ऐसे 5 सागरों का पत्तन कहलाता है रसिया की राजधानी मॉस्को। वैसे रसिया की राजधानी जो मॉस्को है वो मॉस्कवा नदी के तट पर बसी हुई है, इसीलिए रसिया की राजधानी मॉस्को को मॉस्कवा नाम पड़ गया। इसके अलावा रसिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? मिखाइल मिशुस्तिकिन है। और रसिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। और रसिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय द एरियाज। 1,17,00,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है रसिया। 11 समय जोनों में बटा हुआ है रसिया। और चाइना इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ पॉपुलेशन बाई पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो चाइना सबसे बड़ी कंट्री है। ये दोनों के बारे में याद रखना। अच्छा, आपको पता है अभी रसिया ने एक अपनी सुपरसोनिक मिसाइल बनाई थी जिसका नाम था अंगारा।
और एकेडमिक लोमोनोसोव नाम का तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट भी रसिया ने ही बनाया था, ये ज़रूर याद रखना। क्लियर। और गोर्स्कोप करके एक जो सबमरीन या एक युद्धपोत था गोर्स्कोप, वो हमने रसिया से ही ख़रीदा था। और इसके अलावा आपको शायद पता होगा रसिया ने हमें एंटी डिफेंस सिस्टम S-400 भी दिया है, सैटेलाइट या रॉकेटों को हवा में ही नष्ट करने वाला एंटी डिफेंस सिस्टम S-400, ये भी हमें रशिया ने ही दिया है। चलिए, तो इतना सारा हमें रशिया के बारे में याद रखना है। क्लियर। और सबसे ठंडा क्षेत्र आपने सुना होगा बरखोयांस, आपको रशिया के अंतर्गत ही बरखोयांस सबसे ठंडा क्षेत्र मिलेगा। और आपने सुना होगा शायद सबसे गहरी झील जो है उसका नाम है बैकाल झील। तो सबसे गहरी 1900 मीटर गहरी झील बैकाल झील आपको रशिया में ही मिलेगी। और बैकाल झील के बगल में जो जनजाति निवास करती है उन जनजाति का नाम है ब्यूरेट। इसके अलावा रसिया में आल्पस पर्वत है, एल्बुर्ज पर्वत है, रसिया में एल्बुर्ज पर्वत है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमने रसिया में देखी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली इडबी ने शुरू करी। डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली इडबी ने शुरू करी। इसके तहत बहुत सारी प्रकार की जो आप कृषि से संबंधित इक्विपमेंट, डीजल, मोटर, कुटीर उद्योग के लिए, लघु उद्योग के लिए जो उपकरण हैं वो आप खरीद सकते हो डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली के द्वारा, ऐसा इडबी ने कहा है। इडबी है क्या? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इडबी इसका फुल फॉर्म है। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो इडबी ने ऐसा किया है कि डिजिटल ऋण के द्वारा आप बहुत सारे कुटीर, लघु उद्योग और कृषि से संबंधित उपकरण खरीद सकते हो, ये है। और किससे संबंधित? MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, नितिन गडकरी हैं इसके मंत्री। तो ये एक लघु और कुटीर उद्योग संस्था है। और कृषि, अच्छा, कृषि ऋण देने वाले एक बैंक का नाम मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। नाबार्ड, ये एक ऐसा बैंक है जो कृषि ऋण उपलब्ध कराता है। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, ये 12 जुलाई 1982 को बना था, याद रखना। 12 जुलाई 1982 को बना था। और नाबार्ड के अभी नए अध्यक्ष बन गए हैं। पता है आपको नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है? थोड़ा अजीब सा नाम है, ये चीज़ आपको लिखकर बताना है। क्लियर। तो मैं पूछता हूँ आपसे, कमेंट बॉक्स पर लिखकर दिखाइए नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन फिलहाल में बने हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए पूरा नाम आप लिख दीजिए, मैं पीछे का बताता हूँ, चिंताला। अब आप पूरा नाम लिखकर बताइए कि कौन बने हैं नाबार्ड के नए अध्यक्ष, जो कृषि और ग्रामीण बैंक 1975 में, वैसे ये RBI के अंतर्गत काम करता था, फिर इसको स्वायत्त संस्था घोषित कर दिया था, कृषि ग्रामीण बैंक नाबार्ड, याद रखना। क्लियर। अब डिजिटल ऋण प्रदान करने का प्रोसेस बताया गया। डिजिटल ऋण का अर्थ होता है कि आपको कोई भी ऑफलाइन कुछ नहीं करना है, डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं, सब मोबाइल से डॉक्यूमेंट सबमिट करिए और आपका लोन पास हो जाएगा। ये है डिजिटल ऋण जो इडबी ने शुरू करा है कृषि से संबंधित। क्लियर, याद रखना। और आप जानते हो कि हमारे यहाँ कृषि भूमि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों की और 65% आबादी शहरी क्षेत्रों की खेती करती ही है। तो हम लोग कृषि प्रधान है पूरी तरह से। ठीक है, तो कृषि का अपना एक अलग महत्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया कोविड-19 से। अब सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया, कौन है ये सुंदरलाल बहुगुणा? आप सब जानते होंगे। एक घटना बताता हूँ मैं आपको 1973 की। शायद आपने 1973 की घटना चिपको आंदोलन सुनी होगी। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में करी गई थी। आपको पता होगा चमोली जिले के रेनी गढ़वाल गांव में चिपको आंदोलन हुआ था। गौरा देवी, अमृता देवी जैसी महिलाएं पेड़ों से चिपक गई थी सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में। तो वही थे चंडी प्रसाद भट्ट जो चिपको आंदोलन की वजह से चर्चा में आए थे। हालांकि इन्होंने बहुत सारे अपने आंदोलन चलाए हैं, जैसे इन्होंने टिहरी बांध, आपने सुना होगा, भागीरथी और भिलंगना नदी पर उत्तराखंड में एक बांध बना है टिहरी बांध, जो देश का सबसे ऊंचा बांध है। तो इस बांध को बनाने के लिए भी विरोध किया था इन्होंने बहुत बड़ा। ये थे सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, ये प्रकृति को बचाने के लिए काम करते हैं। इनकी एक पुस्तक भी है, धरती की पुकार, सुंदरलाल बहुगुणा की। तो उनका हाल ही में कोरोना से निधन हो गया है। क्लियर,
94 वर्ष की उम्र में। इसके अलावा आपने शायद सुना होगा चिपको आंदोलन की तर्ज पर ही एक एपिक्को आंदोलन भी हुआ था, एपिक्को आंदोलन। और वास्तव में जो एपिक्को आंदोलन हुआ था 1983 में हुआ था, चिपको के 10 साल बाद। और ये कहाँ हुआ था? ये उत्तर कन्नड़ जिले कर्नाटक में हुआ था और इसके नेतृत्व करता थे पांडुरंग हेगड़े। कौन थे एपिक्को के? पांडुरंग हेगड़े। चलिए, एक आपने बिश्नोई आंदोलन भी सुना होगा, 17वीं शताब्दी में राजस्थान में हुआ था। बिश्नोई समाज के लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए, खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए पेड़ों से लिपट गए थे और वहाँ के राजा ने 300 से ज़्यादा लोगों को कटवा दिया था पेड़ों के साथ। तो ये था एक बिश्नोई आंदोलन। 20+9 नियमों का पालन ये अपने जीवन में करते थे, इसलिए इनका नाम बिश्नोई पड़ गया। और श्री ऋषि जम्भाजी महाराज थे इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता। ये थी खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन। तो ये सारे आंदोलन आपको याद रखना है। सुंदरलाल बंगुड़ा उसी से जुड़े बहुत बड़े व्यक्ति माने जाते हैं। आगे देखते हैं, FIH एथलीट समिति के अध्यक्ष PR श्रीजेश को बनाया गया। क्या है ये FIH एथलीट समिति? पहले मैं आपको बता दूं, FIH मतलब होता है द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल दी हॉकी। द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल दी हॉकी एथलीट समिति के अध्यक्ष PR श्रीजेश को बनाया गया। तो ये PR श्रीजेश पहले हॉकी इंडिया में भारत की हॉकी टीम में गोलकीपर का काम करते थे, आज ये इसके अध्यक्ष बन गए हैं। और शायद आपको पता होगा हॉकी इंडिया के जो CEO थे, शायद उनका नाम ज्ञानेंद्र निगोम था, जो मणिपुर से बिलोंग करते थे। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। शायद आपको पता होगा 1928 के ओलंपिक में हॉकी में भारत ने पहला गोल्ड मेडल जीता था और सर्वाधिक अभी तक हॉकी में ही हमने गोल्ड मेडल जीते हैं 8। और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। हॉकी में 11 खिलाड़ियों की संख्या होती है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, जिन्हें दद्दा के नाम से भी जाना जाता था, ध्यानचंद्र। और ध्यानचंद स्टेडियम हमें दिल्ली में मिलेगा, आपको पता होगा। और ध्यानचंद्र की आत्मकथा है द गोल आत्मकथा है ध्यानचंद्र की। 1928 और 1932 का जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल था हॉकी का, इन्हीं मेजर ध्यानचंद ने हमें जिताया था, इसीलिए इन्हें हॉकी का जादूगर कहते हैं। 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है, जिसे हम खेल दिवस के नाम से भी मनाते हैं। ये ध्यानचंद की कहानी हॉकी से जुड़ी। क्लियर? इस प्रकार आपको ये चीज़ें याद रखना है। क्लियर हो गया ये हॉकी से जुड़ा। अच्छा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल दी हॉकी की स्थापना 1924 में हुई थी और स्विट्जरलैंड के लुजाने में इसका हेडक्वार्टर है। क्या आप बता सकते हो लुजाने में और किस चीज़ का हेडक्वार्टर है? स्विट्जरलैंड के लुजाने में हमने देखा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी समिति का मुख्यालय है, लुजाने स्विट्जरलैंड में। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि हॉकी के अलावा लुजाने स्विट्जरलैंड में और किस चीज़ का मुख्यालय है? चलिए आप लिख कर दिखाइए मुझे कमेंट बॉक्स पर। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए। अगला देखते हैं। और तो नहीं जानना हॉकी के अलावा? हॉकी में होते हैं 11 खिलाड़ी, पोलो में होते हैं 4 खिलाड़ी, वाटर पोलो में होते हैं 7 खिलाड़ी, कबड्डी में होते हैं 7 और कुश्ती में होते हैं 9 खिलाड़ी। और सबसे ज़्यादा खिलाड़ी जो होते हैं वो रुग्बी में होते हैं 15 खिलाड़ी। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है रुग्बी, जरूर याद रखना है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। बेसबॉल अमेरिका का है और इसके अलावा शतरंज, फुटबॉल ब्राज़ील और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है। डंडा बायो नेपाल का राष्ट्रीय खेल है और तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। और मलेशिया और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है और टेबल टेनिस जो है चीन का राष्ट्रीय खेल है। तो इस प्रकार से आपको सारे राष्ट्रीय खेलों के बारे में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 में अनाथ बच्चों को 1500 रुपये प्रति माह देगी पंजाब सरकार। तो देखिए, कोविड-19 में 1500 रुपये प्रति माह देने वाली है सरकार। चलिए, तो कोविड-19 में अनाथ बच्चों को 1500 रुपये देने वाली है सरकार हर माह। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने तो 5000 देने की घोषणा की है, तो यहाँ मध्य प्रदेश सरकार श्रेष्ठ है पंजाब से। पंजाब 1500 देगी अनाथ बच्चों को जिनके माता पिता कोरोना महामारी में चले गए हैं, निधन हो गया है, तो उन्हें 1500 दे रही है पंजाब सरकार। और देखिए, मध्य प्रदेश सरकार 5000 दे रही है, ये भी याद रखना आप, ठीक है। और आंध्र प्रदेश भी शायद 22 लाख रुपये देगा पूरा, जब वो विवाह के टाइम पीरियड पर हो जाएगा 21 साल ग्रेजुएशन तक में। तो हर ऐसा राज्य है जो कुछ ना कुछ सुविधाएं दे रहा है ऐसे लोगों को, अनाथों को। तो ये याद रखना, पंजाब की बात आई है। पंजाब के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ तो
आई हरियाली ऐप भी पंजाब ने शुरू करा था। और सरपत सेहत योजना, ये है पंजाब की सरपत सेहत योजना। और ये जोमेटो, स्विगी, दुनिया भर का सिस्टम जो चलता है ना, ये फास्ट फूड उपलब्ध कराने वाले, इन सब पर बैन लगा दिया पंजाब ने। अभी एक दिन घोषणा हुई थी। क्या आप जानते हो आशीर्वाद पोर्टल भी पंजाब ने शुरू करा था, आशीर्वाद योजना। वैसे आशीर्वाद योजना का पुराना नाम सगुन योजना था। और आपको पता होगा आशीर्वाद या सगुन योजना में पंजाब सरकार ST, SC, OBC और मुस्लिम वर्ग की महिलाओं के विवाह के समय 21,000 रुपये देने का प्रावधान है। क्या आपको पता है ई दाखिला पोर्टल भी पंजाब ने शुरू करा था? ई दाखिला पोर्टल पंजाब ने शुरू करा था। और स्पोर्ट अकादमी कहाँ बन रही है? देखिए स्पोर्ट अकादमी भी पंजाब के पटियाला में बन रही है और इसका नाम है भूपेंद्र सिंह पाल स्पोर्ट अकादमी पटियाला, ये बन रही है पंजाब के अंतर्गत। और क्या आपको पता है पंजाब का स्टेट आइकॉन कौन बना है? अरे पंजाब का स्टेट आइकॉन कौन बना है? सोनू सूद। सोनू सूद को पंजाब का स्टेट आइकॉन बनाया गया है। ये रही आपकी। अगला क्वेश्चन, अक्षय ऊर्जा देश में आकर्षण सूचकांक में, अक्षय ऊर्जा देश के आकर्षण सूचकांक में भारत तीसरे स्थान पर रहा। इसका मतलब क्या है? मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा अक्षय ऊर्जा का उपयोग करना, रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करना, इस उपयोग के मामले में भारत का तीसरा स्थान है। तो दिमाग में आया होगा कि पहला और दूसरा कौन है? तो पहले स्थान पर है अमेरिका और दूसरे स्थान पर है चाइना और तीसरा स्थान हमारे भारत ने अक्षय ऊर्जा के मामले में लिया है। क्या है ये अक्षय ऊर्जा? ऐसी ऊर्जा जिसका कितने भी बार इस्तेमाल किया जाए, जो कभी खर्च नहीं होती, उसे हम अक्षय ऊर्जा कहते हैं। याद रखना, क्या कहते हैं? अक्षय ऊर्जा कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं अक्षय ऊर्जा में लाइक वाइंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, सोलर एनर्जी और ज्वरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और भी ये सब बायोगैस ऊर्जा, ये सब अक्षय ऊर्जा है। और नवीनीकरणीय ऊर्जा भी इन्हें कह सकते हो आप, गैर परंपरागत ऊर्जा भी इन्हें कह सकते हो आप। फिर परंपरागत या अनवीनीकरणीय ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल, डीजल जो प्रदूषण फैलाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, इनका उपयोग कम करिए, नवीनीकरणीय ऊर्जा का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ये कह रहा है ये। ठीक, क्लियर। और सौर ऊर्जा तो वैसे भी जानते हो, ग्रीन एनर्जी स्वच्छ ऊर्जा कहलाती है, क्योंकि सूर्य से 100 करोड़ साल तक हमें ज्यों कहते हैं ऊर्जा देता रहेगा। यूज कर लीजिए, प्रदूषण फैलना ही नहीं, उससे फ्री में मिल रही है। तो ये है अक्षय ऊर्जा। क्लियर। तो ये भारत तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है। और अक्षय ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो अबू धाबी में है। अक्षय ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर जो है वो अबू धाबी में है, ये ज़रूर याद रखना। और वैसे भी ये अबू धाबी में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट भी तो लगाया गया है, याद। अच्छा, भारत में एक अक्षय ऊर्जा से जुड़ा बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। उपेंद्र सिंह इसके अध्यक्ष हैं। और ये सौर ऊर्जा से विद्युत बनाने की योजना है। नरेंद्र मोदी 2005 फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रोन के साथ बहस हुई थी, राष्ट्रपति के साथ, सॉरी, और उन दोनों ने मिलकर बनाया था ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सौर ऊर्जा बनाने का। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जितने भी देश होते हैं उन्हें सूर्यपुत्र कहते हैं। गर्मी ज़्यादा होती है, भारत भी इन्हीं में आता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा बना सकते हैं सूर्य की। ठीक, ये है अक्षय ऊर्जा। क्लियर। और इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पवन चक्कियाँ कहाँ हैं? किंडरगिज नीदरलैंड में है, डेनमार्क नीदरलैंड में है। और भारत में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा तमिलनाडु में बनती है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जम गोदरानी देवास में बनती हैं। पवन ऊर्जा के बारे में बताया मैं। अब आगे बढ़ते हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत में होगा। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में होगा। ठीक है। तो फीफा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, दिस इज अ गवर्निंग बॉडी ऑफ फुटबॉल, लार्जेस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ फुटबॉल एंड इंटरनेशनल लार्जेस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ फुटबॉल, ऐसा बोल सकते हो। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ज्यूरिक। ज्यूरिक कहाँ पड़ता है? ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड, ज्यूरिक में इसका हेडक्वार्टर है। जियानो इन्फेंटो इसके अध्यक्ष हैं, फीफा के अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जियानो इन्फेंटो फीफा के अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा अंडर 17 वर्ष से कम आयु का महिला वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है? भारत में होने वाला है। और पुरुषों का वर्ल्ड कप शायद नीदरलैंड में, न्यूजीलैंड में होना है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, न्यूजीलैंड है। तो ये भी याद रखना। अच्छा, फुटबॉल में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, सबसे ज़्यादा फुटबॉल के बनाने का 6 करोड़ फुटबॉल बनाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास है। और फुटबॉल, फ्रांस और ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल ही तो है। और आपने सुना होगा फीफा वर्ल्ड कप भी रसिया में हुआ था, लुइजानिका स्टेडियम में, फीफा वर्ल्ड कप, जिसमें फ्रांस जीता था बेल्जियम को हरा करके। ये है, बेल्जियम टॉप पर है वैसे, क्योंकि भारत का फीफा वर्ल्ड कप में या फीफा रैंकिंग में नंबर 104 है। और टॉप पर फीफा में कौन चलता है?
बेल्जियम चलता है। और सुनील छेत्री भारत में फीफा के या फुटबॉल के सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। आशा लता देवी महिलाओं में फुटबॉल की क्या है, कप्तान है। वाओचुंग भूटिया सिक्किम के थे जो फुटबॉल खेला करते थे, जिन्होंने एक पार्टी बना ली हमरो सिक्किम, याद रखना। और आपने फुटबॉल के बड़े बड़े लियोनेल मेसी आपने नाम सुना होगा, और भी आपने पुर्तगाल के बहुत सारे हैं, ठीक है, टेमार है, और भी बहुत सारे ब्राज़ील के खिलाड़ी हैं फुटबॉल से जुड़े हैं जिनके बारे में आपको याद रखना। अच्छा, एक और चीज़, सच कहूँ तो ये एक आत्मकथा है नीना गुप्ता की। ये अभिनेत्री है, कई फिल्मों में आपने देखा होगा नीना गुप्ता को। सच कहूँ तो नीना गुप्ता की आत्मकथा लॉन्च हुई। आत्मकथा मतलब इन्होंने खुद पर लिखी है, सच कहूँ तो ये याद रखना। एक नीना गुप्ता अभिनेत्री हैं जिनकी ये आत्मकथा है। कई ऐसे होते हैं जो अपनी आत्मकथा स्वयं लिखते हैं, जैसे आपने सचिन तेंदुलकर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी प्लेइंग इट माई वे, और कपिल देव ने अपनी आत्मकथा लिखी थी द क्रिकेट माई लाइफ, और वनडे वंडर्स आपने सुना होगा, ये सुनील गावस्कर की आत्मकथा है। द गोल्डन गर्ल आपने सुना होगा, पीटी ऊषा की आत्मकथा है। नो स्पिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी शेन वॉर्न की आत्मकथा है। 281 बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण सिंह की आत्मकथा है, क्रिकेटर हैं हमारे। और इसके अलावा और भी बहुत सारी आत्मकथाएं आपने सुनी होंगी, ये अपने जीवन पर आधारित लिखी जाती हैं। क्लियर? तो ये आत्मकथाएं होती हैं और जीवनी भी होती हैं, ठीक है, वो कोई और लिखता है लेकिन आपके ही जीवन पर लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस शुरू करा। तो मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस शुरू करा है, जिसके तहत क्या होगा, रिलायंस कंपनी के द्वारा ऑक्सीजन का सप्लाई होगा भारतवर्ष में। तो महाराष्ट्र ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस शुरू कर दिया है। कोरोना महामारी में जो वेंटिलेटर में है, कृत्रिम ऑक्सीजन की ज़रूरत है जिनको, उनको ऑक्सीजन देने के लिए ये समझौता हुआ है रिलायंस कंपनी के साथ, और यहाँ पर ऑक्सीजन का निर्माण कंस्ट्रक्ट के द्वारा बनाया जाएगा। ढेर सारी ऑक्सीजन बनेगी जिससे ऑक्सीजन की कमी हमारे देश में नहीं रहेगी। तो ये महाराष्ट्र ने ऐसा करा है। महाराष्ट्र ने ऐसा करा है तो महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा जान लीजिए। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान भी महाराष्ट्र ने शुरू करा। महाराष्ट्र ने उषा मंगेशकर अवार्ड उषा मंगेशकर को लता मंगेशकर अवार्ड दिया भी महाराष्ट्र ने। क्या आपको पता है ऑपरेशन प्लेटिना भी महाराष्ट्र ने ही शुरू करा। और आपने सुना होगा शायद महाराष्ट्र की लोनार झील को रामसर साइट भी घोषित कर दिया है। लोनार झील क्या है, ये क्षुद्रग्रह के टकराने से बनी भारत की एकमात्र झील है। लोनार झील बुल्ढाना जिले में है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में। और महाशरद योजना विकलांगों को मदद देने के लिए महाराष्ट्र ने शुरू करा। महापरिवाना योजना निवेश को आकर्षित करने के लिए करा। महाआवास योजना घर बनाने के लिए शुरू करा। महारोजगार योजना वहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए शुरू करा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। क्या आपको पता है मुंबई 7 टापुओं का शहर है, और 1 मई 1961 को मुंबई के 2 टुकड़े हो गए थे, एक बना था गुजरात और एक बना था महाराष्ट्र। मुंबई 7 टापुओं का शहर है। वर्ला, परेल, महम, कुंद्रा, सिसेल्ट टापू पर मेन मुंबई बसा हुआ है, ये जरूर याद रखना। मुंबई का नाम जो मुंबई पड़ा है वो 1995 में पड़ा है, ठीक है। और इसके अलावा आपने सुना होगा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं शिवसेना के, तीर कमान इनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आपको मिलेंगे महाराष्ट्र के अंतर्गत। क्लियर? और तड़ोबा, चंदौली, गुगामल, नए गांव, और तड़ोबा, चंदौली, गुगामल, नए गांव, पेंच, ऐसे ढेर सारे राष्ट्रीय उद्यान आपको महाराष्ट्र में ही देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा शहरी आबादी भी महाराष्ट्र में है। शनि सिंगणापुर मंदिर भी महाराष्ट्र में ही है। और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है, नासिक में। और नासिक से ही निकलती है गोदावरी नदी और कृष्णा नदी, ये सब नासिक से ही निकलती हैं। अंगूर के लिए चर्चित है नासिक, भुसावल केले के लिए चर्चित है, कोल्हापुर चप्पल के लिए, और नागपुर संतरे के लिए चर्चित है महाराष्ट्र के अंतर्गत। और महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी नासिक में है, कालसूबाई। तो ये सारे क्वेश्चन आपको महाराष्ट्र से याद रखने हैं। ऐसे करके हमारे 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। मिलते हैं आपसे 25 मई के करंट अफेयर के साथ। जरूर सुबह 7 बजे 6 बजे देख लिया करिए करंट। नमस्कार।